गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमिताभ बासु, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज। आज का जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन, सह संबंध। सह संबंध के आज के क्लास में हम सिर्फ कार्ल पियर्सन्स के सह संबंध गुणांक के बारे में फॉर्मूले जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं, उनको कैसे सिंप्लीफाई या उनका सरलीकरण कैसे किया जाता है, उस संदर्भ में आज इस क्लास में मैं आपको जानकारी दूंगा। सह संबंध क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ होता है, मतलब द्विचर श्रेणियों से। आप सुनिए, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप किसी भी बच्चे का 18 साल तक, जिस तक बच्चों के साधारणतः क्या हाइट बढ़ती है, उसकी एज के साथ में, एज मतलब उनकी उम्र, 0 से 18 अगर हम उम्र ले लेते हैं, तो उसका अगर हम कोई संबंध निकालना चाहते हैं उनकी हाइट से, तो आप देखेंगे जैसे जैसे एज बढ़ता है 18 साल तक, वैसे वैसे साधारणतः हाइट बढ़ती है। तो ये जो दो रिलेशनशिप हुए उम्र के बीच में, उम्र और हाइट या लंबाई के बीच में जो रिलेशन है, इसको नापने का क्या तरीका है? कोरिलेशन या सहसंबंध। उसको हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं, जिससे आपको कोई एक मात्रा मिलेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कि लंबाई और उम्र के बीच में कितना कोरिलेशन है या सहसंबंध है। तो आप देखिए, द्विचर श्रेणियों के बीच दिशा और संबंध की मात्रा का आभास कराता है सहसंबंध। संबंध तो इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हाइट भी बढ़ रही है, और दिशा मतलब एक ही तरफ दिशा है, जिसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक है एज और हाइट के बीच में रिलेशन। तो इस प्रकार से सहसंबंध को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है धनात्मक और ऋणात्मक। अगर दोनों के बीच में संबंध एक ही डायरेक्शन का है, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे एज बढ़ रही है, या जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हाइट बढ़ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक संबंध। लेकिन कुछ इस टाइप के संबंध होते हैं जो कि एक चल राशि या एक श्रेणी के बढ़ने पर दूसरी श्रेणी में क्या दिखता है हमारे को? नीचे या गिरावट दिखती है। तो उस टाइप के रिलेशनशिप को हम ऋणात्मक सहसंबंध कह लेंगे। अब ये जो सहसंबंध है, ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है या कर्व में भी हो सकता है। तो हम दूसरा जो क्लासिफिकेशन ले सकते हैं, वे क्या ले सकते हैं? रेखीय तथा अरैखिक सहसंबंध। तो इस दो टाइप के क्लासिफिकेशन हम लेके चलते हैं सहसंबंध का: धनात्मक ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, या स्ट्रेट लाइन या कर्वीलिनियर सहसंबंध, रेखीय तथा अरैखिक सहसंबंध। अब सहसंबंध को अगर हम मापना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का परिमाण। तो सहसंबंध अगली क्लास में हम जब पढ़ेंगे, सहसंबंध के प्रॉपर्टीज या जो आपके पास विशेषताएं हैं, उसमें हम देखेंगे कि सहसंबंध जो है +1 और -1 के बीच में उसका गुणांक वेरी करता है। तो सहसंबंध अगर पूर्ण हो, यानी पूर्ण धनात्मक हो, तो +1 उसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट या गुणांक। या अगर पूर्ण तरीके से ऋणात्मक हो तो वो -1 हो जाएगा। यानी अगर आपके पास द्विचरीय श्रेणी इस प्रकार से है कि किसी एक यूनिट एक श्रेणी में बढ़ने से उसी परिमाण में या उसी अनुपात में दूसरी श्रेणी में भी अगर वृद्धि होती है, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण धनात्मक। या फिर अगर दूसरी श्रेणी में उसी अनुपात में अगर घटती है उस श्रेणी की मूल्य, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण ऋणात्मक। तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? इनकी परिमाण क्या हो जाएगी? +1 एवं -1। तो सहसंबंध पूर्ण हो सकती हैं। दूसरा है सहसंबंध
इसको पूर्ण को हम इंग्लिश में परफेक्ट कहते हैं। अगर आपको बुक्स इंग्लिश में है तो ये परफेक्ट कोरिलेशन कहलाता है। परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक, अथवा ऋणात्मक या नेगेटिव भी हो सकता है। इसके विपरीत दूसरा जो एक्सट्रीम है उसको हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। मतलब दो श्रेणियों के बीच में, या जो बाइवेरिएट जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, दो चल राशि जो है उनके बीच में सहसंबंध है ही नहीं, या शून्य है, या अनुपस्थित है। इसको हम जीरो कह रहे हैं। इसकी जो गुणांक की जो मात्रा होती है वह क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इम्परफेक्ट कोरिलेशन। इसके बीच में परफेक्ट और इम्परफेक्ट कोरिलेशन के बीच में आपके पास में तीन और स्टेज आते हैं, जिसको हम सहसंबंध गुणांक को हम जिन श्रेणियों में बांटते हैं वह है उच्च सहसंबंध। उच्च सहसंबंध में जो सहसंबंध का जो गुणांक है वो प्लस माइनस 0.5 के बीच में वेरी करता है। उसके बाद में जिसको हम हाई कोरिलेशन कहते हैं। दूसरा है मध्यम सहसंबंध, जिसको हम मीडियम कोरिलेशन कहेंगे। इसमें क्या है कि सहसंबंध का जो परिमाण है वह प्लस माइनस 0.25 से लेके प्लस माइनस 0.75 के बीच में वेरी करता है। और तीसरा जो है पूर्ण और अपूर्ण, या परफेक्ट और इम्परफेक्ट सहसंबंध के बीच में जो श्रेणियां है उसको हम लो कोरिलेशन या निम्न सहसंबंध कहते हैं। इसमें जो सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य होता है या परिमाण होता है वह 0 से प्लस माइनस 0.25 के बीच में ही रहता है। यानी कि ये ऑलमोस्ट शून्य सहसंबंध की तरफ बढ़ता है। तो जो सहसंबंध के जो परिमाण है उसको हम 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। परफेक्ट या पूर्ण, उसका मैक्सिमम आपके सहसंबंध गुणांक का वैल्यू आता है +1 या -1। दूसरा होता है शून्य या इम्परफेक्ट, जिसको हम जीरो कोरिलेशन भी कहते हैं, सहसंबंध की अनुपस्थिति। तीसरा है उच्च या हाई कोरिलेशन। चौथा है मध्यम या मीडियम कोरिलेशन। और निम्न है लो कोरिलेशन। देखिए, ये कोरिलेशन को हम स्कैटर डायग्राम, विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र से भी दर्शा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड में, मानचित्र में। तो अगर आपके पास में दो चल राशियां हैं x और y एक्सिस में, अब ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, वो परफेक्ट कोरिलेशन बता रहा है पॉजिटिव। जिस प्रोपोर्शन में x एक्सिस की यूनिट्स बढ़ रही है उसी परिमाण में या उसी अनुपात में आपके y एक्सिस की भी बढ़ रही है। तो इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप कहेंगे। जो बी डायग्राम है, देखिए आप, बी डायग्राम क्या दर्शा रही है? परफेक्ट कोरिलेशन तो है लेकिन ऋणात्मक या नेगेटिव। एक के बढ़ने पे दूसरे में क्या आ रही है? उसके विपरीत दिशा में वह परिवर्तन कर रहा है। अब ये जो स्कैटर डायग्राम जो सी है, आप देखिए, कोरिलेशन तो है लेकिन कोरिलेशन हाई है या मीडियम है, इस प्रकार से बिंदु आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है। जो डी डायग्राम है, डी डायग्राम में कोई रिलेशनशिप आप नहीं निकाल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट शून्य या इम्परफेक्ट कोरिलेशन को दर्शाता है। तो ये जो स्कैटर डायग्राम है, इससे भी आपको एक अंदाजा हो जाता है कि ये जो आपने श्रेणियां ली हैं, निम्न, शून्य, मध्यम, उच्च या फिर पूर्ण, जो कोरिलेशन या सहसंबंध के जो आपने श्रेणियां लिया है, उनको हम स्कैटर डायग्राम से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो कोरिलेशन या फिर जो सहसंबंध है उसका जो परिमाण होता है, जिसको हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन कह रहे हैं, वो किससे मापते हैं हम? गुणांक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट या सहसंबंध गुणांक से मापते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस क्लास में हम आज जो फॉर्मूला है, जो मेन आपके कोरिलेशन कोर्स में भी है, उसको हम कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट के जो फॉर्मूला है उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, वो क्या है, वह उसको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स
कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन सहसंबंध, कार्ल पियर्सन नाम के जो स्टैटिस्टिशियन थे उनके द्वारा दिया गया था, इसीलिए उनके नाम पर ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट रखा गया है। उसको हम क्या सिंबल देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं RXY, जहां पे X और Y आपकी दो श्रेणियां हैं या दो चल राशियां हैं जिसके बीच में सहसंबंध गुणांक आपको निकालना है। उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, RXY। जो फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको हम A, ये जो A है, A से डिनोट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोवेरियंस ऑफ XY डिवाइडेड बाय सिग्मा X मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा Y। तो इसको हम सॉरी सिग्मा नहीं, रो जो होता है, इसको जो प्रमाप विचल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के जो सिंबल है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए कोवेरियंस को क्या कहते हैं हम, सहविचरण। कोवेरियंस का जो फॉर्मूला है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का जो फॉर्मूला है वह क्या है, कोवेरियंस एक्स वाई को हम लिखते हैं 1/n। n क्या है, x और y श्रेणी की कुल मद। x और y, जैसे आपने एज लिया, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको समझाया था, हाइट और एज के बीच में अगर को रिलेशनशिप निकालते हैं, तो अगर हम फर्स्ट ईयर से लेकर 10th ईयर और उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है किसी भी एक छात्र के, किसी भी एक से अधिक छात्रों के अगर हम लेते हैं, तो इस केस में 1 से 10 जो आपके 10 मद हो गए, तो n किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। तो जो श्रेणियों की जो कुल संख्या है उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो ये 1/n सिग्मा ऑफ x माइनस एक्स बार। x बार क्या है, x का जो मीन वैल्यू है, जो माध्य है, मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y बार है, डिवाइडेड बाय ये प्रमाप विचल का ये फॉर्मूला है x का और y का। प्रमाप विचल का क्या फॉर्मूला है, x का है 1/n अंडर रूट में है, ये ध्यान रखिएगा, 1/n सिग्मा या समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस एक्स बार तो ऊपर भी है लेकिन इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट। इस प्रमाप विचल किसका है, अब y का है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है x का, 1/n समेशन ऑफ, समेशन मतलब इनका जोड़, y माइनस वाई बार का स्क्वायर। y बार क्या है, y जो श्रेणी है उसका माध्य या मीन वैल्यू। ठीक है, तो समेशन क्या होता है, x माइनस एक्स बार आप निकाल लेंगे, जैसे x की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय 10 अगर कर दे तो x बार निकल जाएगा। तो हर एक x के लिए x माइनस एक्स बार निकाल सकते हैं आप, उसका स्क्वायर करके अगर सम कर दें तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अब देखिए अगर ये नीचे के जो रूट्स हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/n मल्टीप्लाइड बाई 1/n, ये बाहर आ जाएगा 1/n की तरह। तो ये 1/n और 1/n जो रूट में है उसको बाहर लेके 1/n से हम कैंसिल कर देंगे। तो सबसे सरल जो फॉर्मूला निकलता है जिसको हम डेविएशन फॉर्मूला कह रहे हैं वो होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई रूट ऑफ summation x minus x bar the whole square multiplied by summation y minus y bar the whole square। इसको हम डेविएशन फॉर्मूला कहते हैं। इसको हम सिंप्लीफाई करके RXY लिख सकते हैं summation dx इंटू डी वाई, जहां पे dx क्या है, ये x माइनस एक्स बार को हमने क्या लिख दिया है, डेविएशन। इसको हम क्या कहते हैं, माध्य से विचलन। माध्य से x की विचलन ये हो गया और माध्य से y के विचलन क्या हो गया, dy। तो x माइनस एक्स बार को अगर हम dx लिखते हैं और y माइनस वाई बार को हम dy लिखते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है डेविएशन फॉर्मूला, समेशन ऑफ dx dy डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर, ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है,
मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ dy स्क्वायर। देखिए, कोई अगर आपके पास में प्रॉब्लम आती है या सम सॉल्व करने के लिए आता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का, तो ये जो डिविएशन मेथड है इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई, इसका अगर हम सरलीकरण करते हैं तो पहले कोवेरियंस का सहविचरण का सरलीकरण करते हैं, उसके बाद में प्रमाप विचल का सरलीकरण करके देखिए फॉर्मूला क्या प्राप्त होती है आपके पास में। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या है, 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ y माइनस वाई बार। ये जो ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार है और y माइनस वाई बार है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो आपके पास में चार वैल्यू आएंगी, x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई बार माइनस एक्स बार इंटू वाई, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस का लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस एक्स बार वाई बार, और बाहर क्या है आपके पास में 1/n। तो ये क्या आ गया, 1/n समेशन ऑफ x इंटू वाई माइनस 1/n, वाई बार कांस्टेंट है, मीन वैल्यू एक ही आती है, चल राशियां कौन सी है, x और y, जिसके मूल्य में परिवर्तन हो रही है, लेकिन किसी भी श्रेणी का जो मीन होता है, माध्य का जो मूल्य होता है वह कांस्टेंट होता है। तो y बार को हमने बाहर निकाल लिया है, समेशन ऑफ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/n, ये x बार इंटू वाई है तो x बार को हम बाहर ले आते हैं, समेशन के अंदर में क्या रखते हैं, समेशन ऑफ y, प्लस 1/n समेशन ऑफ x बार इंटू वाई बार। अब देखिए, किसी भी श्रेणी का बहुत सबसे सरलतम जो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उन सब श्रेणी के मूल्यों को ऐड करके श्रेणी के कुल मद से डिवाइड कर देना। तो देखिए, ये 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई को तो एज इट इज लिखते हैं। अब देखिए, वाई बार कांस्टेंट है, समेशन x अपॉन n, मतलब x के सारे मूल्यों को अगर हम जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, y x बार आ जाएगा। सिमिलरली x बार को अलग कर लेते हैं, y समेशन ऑफ y अपॉन n क्या आ जाएगा, y बार आ जाएगा, और प्लस 1/n समेशन ऑफ x बार y बार, x बार और y बार क्या है, कांस्टेंट है, उसको अगर हम सम करते हैं कितनी बार, उनके मदों की संख्या से, तो वो n के बराबर होगा। तो ये n और ये समेशन की n जो है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, लास्ट वैल्यू की x बार y बार। जैसे x बार y बार का समेशन अगर हम करते हैं 1 to n तक, ये समेशन कहां से जा रहा है, 1 to n तक, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो n और n ये कैंसिल होके x बार y बार हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये दो आपके पास में माइनस 2x बार y बार आ गया है और इधर प्लस x बार y बार है, तो हम इसको अगर एक को कैंसिल कर देते हैं माइनस को, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ y बार x बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n समेशन ऑफ एक्स वाई, y बार को क्या लिख सकते हैं, समेशन y अपॉन n, और x बार को उसी प्रकार से समेशन x अपॉन n लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम 1/n को हम ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, इधर क्या है आपके पास में 1/n स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/n स्क्वायर को अगर हम बाहर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समेशन एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई n, क्योंकि इधर 1/n है तो ये n और ये n स्क्वायर 1/n आ जाएगा। यहाँ पे 1/n स्क्वायर बाहर ले आते हैं तो ये पूरा बाहर आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो क्या बच गया ऊपर, समेशन x इंटू समेशन y। ये हमारा कोवेरियंस सह विचरण का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हमने नंबर 1 दिया है। सिमिलरली जो प्रमाप विचल है सिग्मा ऑफ x है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, रूट ऑफ 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। इसको हम किससे लिखते हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन के लिए सिग्मा x स्क्वायर, मतलब ये रूट को हटाने के लिए, तो रूट हट जाएगा, तो ये 1/n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर को देखिए अगर हम खोलते हैं तो क्या आता है, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर को a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2a इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या, 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/n समेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ a b है, तो 2/n बार है समेशन ऑफ x इंटू एक्स बार हो जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/n समेशन कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बार स्क्वायर बच जाएगा। इसमें देखिए, इसमें एक ही साथ हमने दो चीजें कर ली हैं, x बार को तो बाहर ले आते हैं हम, और समेशन x के नीचे n लग देंगे तो वो भी x बार हो जाएगा, तो x बार मल्टीप्लाइड बाई x बार क्या हो जाएगा, -2x बार स्क्वायर। तो ये एक x बार कट जाएगा, तो ये क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1/n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x बार द होल स्क्वायर। तो देखिए x बार द होल स्क्वायर को वापस हमने क्या लिख दिया, समेशन x अपॉन n का होल स्क्वायर, क्योंकि समेशन x बाई n क्या होता है, माध्य यानी x बार। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/n स्क्वायर को हम पूरा बाहर ले लेते हैं, इधर एक n मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक n कट के 1/n बच जाएगा, माइनस ये x बार स्क्वायर रह गया, इसको हम लिख सकते हैं। तो वापस जो प्रमापवचल का जो सरलीकरण हमने किया वो क्या हो जाएगा, सिग्मा x विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1/n स्क्वायर ब्रैकेट में n इंटू एक्स बार स्क्वायर n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x द होल स्क्वायर, आपके फॉर्मूला आ जाएगा। इसी टाइप के से इसको आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, इसी टाइप से जो प्रमाप विचल y वेरिएबल का है, सेम फॉर्मूले से जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है, ये आ जाएगा 1/n स्क्वायर समेशन ऑफ x y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y द होल स्क्वायर। y आपके पास में ये ब्रैकेट एक छूट गया आपके पास में, ये n इंटू y बार स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y द होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा आपके जो पीडीएफ में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें एक तो इधर ब्रैकेट लगा दीजिएगा जैसे x के फॉर्मूले में है, और पहले वाले में आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सही पीडीएफ का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए 1, 2 और 3 को कोवेरियंस को और y और x के प्रमाप विचल को अगर हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो आपके पास में देखिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये तो कोवेरियंस का फॉर्मूला आ गया, 1 जो वैल्यू थी आपके पास में, 1 की जो वैल्यू है उसको हम इसमें ले आते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ये प्रमाप विचल x का है और ये प्रमाप विचल किसका है, y का है। तो ये 1/n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/n स्क्वायर बाहर ले आते हैं रूट से, तो ये 1/n स्क्वायर आ जाता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे हम। तो जो फाइनल फॉर्मूला आपके पास में निकल रहा है वो क्या निकल के आता है, r ऑफ एक्स वाई। ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, अगर आप सम सॉल्व करेंगे, हालांकि नेक्स्ट क्लास जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उस प्रॉपर्टी के आधार पर हम एक सम सॉल्व करेंगे, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि आर एक्स वाई को हम कैसे कन्वर्ट करके भी किसी दूसरे वेरिएबल को लेके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये जो है फाइनल सिंप्लीफाइड है, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई रूट ऑफ n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स द होल स्क्वायर multiplied by root of n into summation y square multiplied by minus summation y the whole square। तो ये आपके पास में आर एक्स वाई जो कार्ल पियर्सन सहसंबंध का जो गुणांक है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से हम सम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे जो अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उस एक प्रॉपर्टी को लेके हम आर एक्स वाई को किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करके कैसे और सिंप्लीफाई करके कोरिलेशन कोएफिशिएंट को हम हल करेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास आज समाप्त होती है। अगले क्लास तक आप स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, धन्यवाद।